हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है। आज मैं आपको हरियाणा में समग्र शिक्षा अभियान ने जो उड़ान योजना शुरू की है उसके बारे में आपको बताऊंगी। इस वीडियो के तहत मैं आपको बताऊंगी कि यह योजना क्या है, इसको क्यों शुरू किया गया है, इसमें कक्षाएं कौन कौन सी होंगी और विषय कौन कौन से शामिल होंगे और ये योजना कब तक चलेगी। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि ये उड़ान योजना है क्या। कोरोना महामारी की वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई में अनेक बाधाएं आई, जिसके कारण उनकी पढ़ाई का स्तर गिर गया। अब पढ़ाई के स्तर को बेहतर करने के लिए हरियाणा शिक्षा विभाग प्रयासरत है। इन प्रयासों के तहत समग्र शिक्षा अभियान ने उड़ान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कक्षा चौथी से 8वीं तक के छात्रों को गर्मी की छुट्टियों से पहले 90 घंटे तक पढ़ाया जाएगा और 90 घंटे गर्मी की छुट्टियों के बाद। इसमें विषय कौन कौन से शामिल होंगे? इस योजना में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित, इन विषयों की 1 घंटे तक वर्कबुक करवाई जाएगी। यह अभियान छुट्टियों के बाद भी जारी रहेगा और इसमें इन विषयों के अलावा यानी हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान और गणित के अलावा सामाजिक अध्ययन विषय को भी शामिल कर लिया जाएगा। इस योजना का लक्ष्य यही है कि जो बच्चे कोरोना महामारी की वजह से नहीं पढ़ पाए और उनकी पढ़ाई का स्तर गिर गया, उनके पढ़ाई के स्तर को और बेहतर करना। इस योजना के तहत मैं आपको कक्षा 6ठी से 8वीं तक की हिंदी विषय की जो विभिन्न गतिविधियां दी गई हैं, उनकी वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप इसका लाभ उठाएंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के तहत 7वीं कक्षा के पाठ 3 जिसका नाम है हिमालय की बेटियां, जो एक निबंध है, इस पाठ की उड़ान कार्यक्रम के तहत जितनी भी गतिविधियां दी गई हैं वो हम इस वीडियो के तहत कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं गतिविधि नंबर 1 से, जिसके दक्षता कोड हैं 714 और 715। इस गतिविधि में प्रश्न क्या दिया है? दिए गए उदाहरणों को देखते हुए डिब्बे में लिखे हुए शब्दों को अलग अलग कीजिए। यहाँ इस डिब्बे में, इस बॉक्स में ये शब्द दे रखे हैं। इन शब्दों को हमें क्या करना है? अलग अलग छांटना है। क्या क्या अलग छांटना है? एक तो हमने छांटने हैं पुनरुक्त शब्द और एक हमने छांटने हैं युग्म शब्द। पुनरुक्त शब्द क्या होते हैं? जब एक जैसे दोनों शब्द हों, सेम टू सेम, वो क्या होते हैं? पुनरुक्त शब्द। और जो मिलते जुलते शब्द होते हैं वो युग्म शब्द होते हैं। जैसे लेना देना, तो यहाँ एक एक और लेना देना, इसमें अंतर है ना। एक एक तो क्या है? सेम है, एक भी सेम फिर दूसरा भी सेम। यहाँ क्या है? लेना देना अलग अलग हैं लेकिन जोड़ा है, तो इसलिए ये युग्म शब्द हैं। इस बॉक्स में से अब हम शब्द देखेंगे और उसके अनुसार इसमें लिखेंगे। पहला है छोटी बड़ी, तो सेम नहीं है ना, तो ये युग्म शब्द है, छोटी बड़ी। अगला क्या है? जुदा जुदा, देखो दोनों सेम है तो पुनरुक्त शब्द जुदा जुदा। अगला क्या है? दुबली पतली, ये भी क्या है? सेम नहीं है, जोड़ा है, तो जोड़ा है तो युग्म शब्द में दुबली पतली। अगला क्या है? खेलते खेलते, बिल्कुल सेम है, तो सेम है तो पुनरुक्त शब्द खेलते खेलते। अगला क्या है? माँ बाप, तो माँ बाप भी क्या है? सेम नहीं है, युग्म है, जोड़ा है, तो ये माँ बाप किस में आ जाएगा? युग्म में। उसके बाद क्या है? बड़ी बड़ी, बड़ी बड़ी क्या है? सेम है, तो बड़ी बड़ी किस में आएगा? पुनरुक्त शब्द में बड़ी बड़ी। अगला क्या है? भाव भंगी, ये भी सेम नहीं है, युग्म है, जोड़ा है, तो भाव भंगी किस में आ जाएगा? युग्म में आ जाएगा, युग्म शब्द में। और अंतिम है छोटे छोटे, तो ये क्या है? सेम है, इसलिए ये पुनरुक्त शब्द है। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि पुनरुक्त शब्द क्या होते हैं और युग्म शब्द
क्या होते हैं। एक बार इनको साफ साफ लिखकर मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ हमने इन शब्दों में से पुनरुक्त शब्द और युग्म शब्द छांटकर लिख दिए हैं। पुनरुक्त शब्द कौन कौन से हैं? जुदा जुदा, खेलते खेलते, बड़ी बड़ी, छोटे छोटे। और युग्म शब्द कौन कौन से हैं? छोटी बड़ी, दुबली पतली, माँ बाप, भाव भंगी। इस प्रकार हमने पुनरुक्त शब्द और युग्म शब्द में अंतर समझा। इसी के साथ हमारी गतिविधि 1 समाप्त हुई। अब हम गतिविधि नंबर 2 करेंगे। गतिविधि नंबर 2 के दक्षता कोड क्या हैं? 711 और 715। प्रश्न दिया है, रेखांकित शब्दों के उल्टे अर्थ प्रयोग करते हुए वाक्य दोबारा लिखिए। तो जो रेखांकित है यानी जिनके नीचे रेखा लगा रखी है, जैसे ये हैं, ये हैं, ये हैं, इनको क्या करना है? इनका उल्टा अर्थ प्रयोग करना है और उसके बाद वाक्य को फिर से बनाना है। देखो, पहला वाक्य क्या है? अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा। तो दूर के नीचे रेखा लगा रखी है यानी अंडरलाइन कर रखी है, तो दूर का क्या हो जाएगा? पास। और वाक्य क्या बन जाएगा? अभी तक मैंने उन्हें पास से देखा। दूसरा वाक्य क्या है? उनके प्रति मेरे दिल में आदर के भाव हैं। अब आदर का उल्टा अर्थ क्या होगा? अनादर। वाक्य क्या बन जाएगा? उनके प्रति मेरे दिल में अनादर के भाव थे। अगला वाक्य है, क्या हमें ताज़ा भोजन करना चाहिए? ताज़ा का उल्टा अर्थ है बासी। वाक्य क्या बन जाएगा? क्या हमें बासी भोजन करना चाहिए? अगला वाक्य है, कवि को नदियों का विशाल रूप पसंद था। तो विशाल का उल्टा अर्थ हो जाएगा लघु। वाक्य क्या बन जाएगा? कवि को नदियों का लघु रूप पसंद था। इन वाक्यों को एक बार दोबारा से लिखकर मैं दिखा देती हूँ आपको कि इन्हें कैसे लिखना है। पहला वाक्य क्या था? अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा। हमने इसका वाक्य बनाया, अभी तक मैंने उन्हें पास से देखा। दूसरा वाक्य क्या था? उनके प्रति मेरे दिल में आदर के भाव थे। हमने क्या वाक्य बनाया? उनके प्रति मेरे दिल में अनादर के भाव थे। अगला वाक्य क्या है? क्या हमें ताज़ा भोजन खाना चाहिए? तो इसका वाक्य हमने बनाया, क्या हमें बासी भोजन खाना चाहिए? अगला वाक्य था, कवि को नदियों का विशाल रूप पसंद था। हमने इसका वाक्य बनाया, कवि को नदियों का लघु रूप पसंद था। तो इस प्रकार इस गतिविधि में हमने विलोम शब्द या उल्टे अर्थ का प्रयोग करते हुए वाक्य को दोबारा लिखा। जैसे दूर का पास, आदर का अनादर, ताजा का बासी और विशाल का लघु। इन शब्दों को बदलकर हमने ये वाक्य बनाए। इसी के साथ गतिविधि 2 समाप्त हुई। अब हम गतिविधि नंबर 3 करेंगे। गतिविधि नंबर 3 के दक्षता कोड क्या क्या हैं? 714 और 715। प्रश्न क्या दिया है? मेरी माताजी एक संभ्रांत महिला है। यहाँ वाक्य में संभ्रांत शब्द महिला शब्द की विशेषता बता रहा है, अतः संभ्रांत विशेषण पद है और महिला विशेष्य है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों के लिए उचित विशेषण विशेष्य को चुनकर भरिए। पहला क्या दे रखा है? गंगा। तो गंगा के लिए हम विशेषण क्या लगाएंगे? विशेषण हमने बताया कि जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। तो यहाँ गंगा शब्द की एक विशेषता बतानी है, तो हम यहाँ पवित्र गंगा भी लिख सकते हैं या फिर हम दुबली पतली गंगा भी लिख सकते हैं। तो हमने गंगा की 2 विशेषताएं यहाँ बता दी। अगला है पौधे। पौधे शब्द की विशेषता बतानी है। पौधे शब्द के लिए विशेषण का चुनाव हमने किया, हरे भरे पौधे। हरे भरे पौधे। अगला है विराट। यहाँ पहले ही विशेषता दे दी, तो इसके लिए हमने विशेष्य शब्द बनाना है। तो विराट प्रेम भी हो सकता है,
विराट मौन भी हो सकता है, क्योंकि हम पाठ के अनुसार कर रहे हैं। तो विराट जो विशेषण है उसके लिए विशेष्य शब्द क्या आ जाएगा? प्रेम, विराट प्रेम या विराट मौन। अगला है महान शब्द दे रखा है, यानी महान विशेषता दे रखी है, इसके लिए भी हमें विशेष्य शब्द छांटना है। महान पिता हो सकता है, महान हिमालय हो सकता है। अगला है हिमालय शब्द ही दे दिया पहले, यानी विशेष्य दे दिया, तो इसके लिए हमने विशेषण छांटना है। तो हिमालय यहाँ पाठ में क्या आया है? एक तो बूढ़ा हिमालय या फिर पर्वतराज हिमालय। यहाँ हमने हिमालय शब्द की दो दो विशेषताएं बता दी हैं, या तो बूढ़ा हिमालय या पर्वतराज हिमालय। एक बार इनको साफ साफ लिखा हुआ मैं दिखा देती हूँ आपको। यहाँ मैंने इन शब्दों के लिए उचित विशेषण या विशेष्य का चुनाव करके लिख दिया है। जैसे पहले जो गंगा शब्द था, इसकी विशेषता में मैंने दुबली पतली लिखा है। उसके बाद पौधे जो शब्द था उसमें मैंने हरे भरे पौधे लिखा है। उसके बाद विराट मौन लिखा है, महान पिता लिखा है और बूढ़ा हिमालय लिखा है। तो हमने यहाँ विशेषण या विशेष्य जो भी उचित था उसको चुनकर भर दिया है। और इसी के साथ हमारी गतिविधि नंबर 3 समाप्त हुई। अब हम गतिविधि नंबर 4 करेंगे। गतिविधि नंबर 4 की दक्षता कोड है 709 और 714। प्रश्न क्या दिया है? वर्णों के स्थान बदलते हुए नया शब्द बनाइए। यानी जैसे नदी शब्द था, इन शब्दों के स्थान बदल दिए। न पहले था, दी बाद में था। यहाँ क्या कर दिया? जो बाद में था दी उसको पहले कर दिया और जो पहले था उसको बाद में कर दिया, यानी वर्णों के स्थान बदल दिए। इसी प्रकार हमने भी क्या करना है? इन वर्णों के स्थान बदलने हैं। जैसे पहला शब्द है धारा, रा बाद में है तो हम रा पहले लिख देते हैं। धा पहले है तो हम धा को बाद में लिख देते हैं। और नया शब्द क्या बन गया? राधा। धारा का क्या बन गया? राधा। अगला शब्द है याद, दे या, तो याद का क्या बन गया? नया शब्द दया, वर्णों का स्थान बदलने पर। अगला शब्द है तन, तै न, और हमारा नया शब्द बन जाएगा न तै नत। अगला शब्द है जरा, जय रा, जरा, और इसका नया शब्द बन जाएगा राजय, राज। अगला शब्द है लगा, तो ले गा, गा ले। तो इस प्रकार इस गतिविधि में हमने क्या किया? वर्णों का स्थान बदलते हुए एक नया शब्द बनाया। धारा का क्या बनाया? राधा। याद का क्या बनाया? दया। और तन का क्या बनाया? नत। जरा का क्या बनाया? राज। और लगा का क्या बनाया? गाल। इसी के साथ हमारी गतिविधि 4 समाप्त हुई। अब हम गतिविधि नंबर 5 को करेंगे। गतिविधि नंबर 5 के दक्षता कोड हैं 709 और 715। प्रश्न क्या दिया है? शब्दों को सही क्रम में लगाते हुए सार्थक वाक्य बनाइए। यानी इन शब्दों को उल्टा पुल्टा कर रखा है, और हमें पता है हिंदी भाषा का वाक्य बनाने का नियम क्या है? पहले कर्ता आएगा, उसके बाद कर्म आएगा और उसके बाद क्रिया आएगी। तो अब हम इसी नियम को फॉलो करते हुए, इसी नियम के अनुसार इन उल्टे पुल्टे शब्दों से वाक्य बनाएंगे। क भाग को देखते हैं। ध्यान जाता मेरा है अटक, तो यहाँ सबसे पहले क्या आ जाएगा? मेरा पहले नंबर पे। दूसरे पे ध्यान, मेरा ध्यान। तीसरे नंबर पर अटक और चौथे नंबर पर जाता है। वाक्य क्या बन जाएगा? मेरा ध्यान अटक जाता है। ख भाग में दे रखा है यक्ष विरही मेघदूत ने कहा से, तो यहाँ आएगा विरही पहला, दूसरे नंबर पर यक्ष, विरही यक्ष ने तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर मेघदूत और पांचवें पर से और अंत में कहा।
विरही यक्ष ने मेघदूत से कहा। अगला है समय का था दोपहर। तो यहाँ क्या वाक्य बनेगा? पहले नंबर पर आएगा दोपहर का समय था। घ भाग में दे रखा है ताजा तन मन और गया हो। तो वाक्य क्या बनेगा? तन और मन ताजा हो गया। इस गतिविधि को एक बार मैं दोबारा से करवा देती हूँ। गतिविधि नंबर 5 में क्या था? शब्दों को सही क्रम में लगाते हुए सार्थक वाक्य बनाना था। और हमने बताया कि हिंदी भाषा में क्या नियम है वाक्य बनाने का? पहले कर्ता, फिर कर्म और फिर क्रिया। तो इस नियम के अनुसार हमने क भाग के शब्दों से वाक्य बनाया। मेरा ध्यान अटक जाता है। ख भाग में दिए गए शब्दों से हमने वाक्य बनाया। विरही यक्ष ने मेघदूत से कहा। ग भाग में दिए गए शब्दों से हमने वाक्य बनाया। दोपहर का समय था। और घ भाग में दिए गए शब्दों से हमने वाक्य बनाया। तन और मन ताजा हो गया। इसी के साथ गतिविधि 5 समाप्त हुई। अब हम गतिविधि नंबर 6 करेंगे। गतिविधि नंबर 6 के दक्षता कोड हैं 708 और 713। प्रश्न क्या दिया है? दिए गए वाक्यों के लिए प्रश्नों का निर्माण कीजिए। यानी यहाँ वाक्य दिए हैं, इन वाक्यों को हमने प्रश्नवाचक वाक्यों में बदलना है। पहला वाक्य क्या है? छोटा भीम खेल रहा था। तो हम प्रश्नवाचक वाक्य क्या बनाएंगे? क्या शब्द लगा देंगे? क्या छोटा भीम खेल रहा था। अगला वाक्य है मेरे चाचा जी गांव में रहते हैं। तो इसका प्रश्नवाचक वाक्य क्या बनाएंगे? क्या मेरे चाचा जी गांव में रहते हैं। अगला वाक्य था हिमालय की बेटी गंगा है। हम प्रश्न क्या बनाएंगे? क्या हिमालय की बेटी गंगा है। अगला वाक्य है वह रेलगाड़ी से जाएगा। हमने प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए क्या शब्द का इस्तेमाल किया? क्या वह रेलगाड़ी से जाएगा। तो इस प्रकार इन चारों वाक्यों का हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर प्रश्नवाचक वाक्य बना दिया। एक बार इनको लिखा हुआ मैं आपको दिखा देती हूँ। इस गतिविधि में हमने क्या किया? वाक्य दिए गए थे, उनसे प्रश्नों का निर्माण किया। पहला वाक्य था छोटा भीम खेल रहा था। हमने वाक्य बनाया क्या छोटा भीम खेल रहा था। दूसरा वाक्य था मेरे चाचा जी गांव में रहते हैं। हमने प्रश्न बनाया क्या मेरे चाचा जी गांव में रहते हैं। अगला था हिमालय की बेटी गंगा है। हमने प्रश्न बनाया क्या हिमालय की बेटी गंगा है। अगला वाक्य था वह रेलगाड़ी से जाएगा। हमने वाक्य बनाया क्या वह रेलगाड़ी से जाएगा। तो इस प्रकार हमने इस गतिविधि में प्रश्नों का निर्माण करना सीखा कि किस प्रकार हम प्रश्न बना सकते हैं जब हमारे पास दिया हुआ वाक्य हो। इसी के साथ गतिविधि 6 समाप्त हुई। अब हम गतिविधि 7 करेंगे। गतिविधि नंबर 7 के दक्षता कोड हैं 707 और 708। प्रश्न क्या दिया है? हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम से मिलान कीजिए। यानी ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ इनमें से कौन कौन सी हैं? सतलुज, नर्मदा, कृष्णा, सरयू, गंडक, महानदी। तो मैं यहाँ आपको बता दूँ कि इनमें से एक तो महानदी और एक कृष्णा, ये 2 नदियाँ हिमालय से निकलने वाली नहीं हैं। बाकी सभी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। तो सतलज भी क्या है? हिमालय से निकलने वाली नदी है। नर्मदा के यहाँ अपने आप पहले ही निशान लगा रखा है कि ये हिमालय से निकलने वाली है। उसके बाद सरयू नदी भी हिमालय से निकलने वाली है। गंडक नदी भी हिमालय से निकलने वाली है। आपने ये पाठ में पढ़ा भी होगा कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसमें केवल कृष्णा नदी और महानदी को छोड़कर बाकी सभी नदियाँ क्या हैं? हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। गतिविधि नंबर 7 को एक बार मैं क्लियर दिखा देती हूँ आपको।
ये गतिविधि नंबर 7 में हिमालय से निकलने वाली नदियों को हमने बता दिया है। यहाँ साफ है कि कृष्णा नदी और महानदी को छोड़कर बाकी सभी नदियाँ हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। इसी के साथ गतिविधि नंबर 7 समाप्त हुई। अब हम गतिविधि नंबर 8 करेंगे। गतिविधि नंबर 8 का दक्षता कोड है 707 और 708। प्रश्न क्या दिया है, नदियों से होने वाले कोई 3 लाभ लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आप सोचो नदियों से क्या क्या लाभ होते हैं और उसके 3 लाभ अपनी कॉपी में लिखो। जैसे हम पानी पीते हैं तो वो पानी कहाँ से आता है, कहीं ना कहीं बारिश होकर फिर नदियों से घूमता हुआ फिर हमारे नल में आकर फिर पाइपों में से आकर हमारी टंकी में चला जाता है और ठूठियों से हम वो पानी पीते हैं, यानी नदियों का पानी पीने के काम आता है। फिर जो किसान होता है वो अपने खेतों की जो सिंचाई करता है वो भी नदियों के पानी से करता है। उसके बाद क्या है, जो बिजली हम बनाते हैं उसका भी क्या करते हैं, नदियों पर बांध बनाकर बिजली बनाते हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं हम। इस प्रकार हमने 3 लाभ बता दिए हैं। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में नदियों से होने वाले कोई 3 लाभ जरूर लिखेंगे। मैंने जो लिखा है वो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि आपको किस प्रकार से लिखना है। मैंने यहाँ नदियों से होने वाले 4 लाभ लिख दिए हैं। पहला क्या लिखा है, नदियों के पानी से खेतों की सिंचाई की जाती है। दूसरा क्या लिखा है, नदियों पर बांध बनाकर बिजली पैदा की जाती है। तीसरा क्या लिखा है, नदियाँ अपने मुहाने पर उर्वरा मिट्टी इकट्ठी कर देते हैं। और अगला क्या लिखा है, नदियों का जल पीने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब नदियों का मुहाना क्या होता है बेटा, जैसे ये नदियाँ चलती हुई आती हैं और ये समुद्र होता है, समुद्र में जहाँ मिलती हैं तो उस जगह को मुहाना बोलते हैं। यानी एक पानी का स्रोत दूसरे पानी के स्रोत से जहाँ मिलता है वो नदी का मुहाना होता है। वो मुहाना समुद्र के किनारे भी हो सकता है और दूसरी नदी जहाँ मिलती है एक नदी से वो जगह भी हो सकती है। वहाँ क्या होता है, नदी जो है तेज बहती हुई आती है, जब वो दूसरी नदी के पानी में या समुद्र के पानी में मिलती है तो उसकी गति थोड़ी सी धीमी हो जाती है और इस कारण वो अपने साथ बहाकर जो मिट्टी लाई है उस मिट्टी को वहाँ जमने का मौका मिल जाता है। वो जो मिट्टी होती है वो बहुत ही उर्वरक होती है, फसल के लिए वो बहुत अच्छी होती है। इसलिए उपजाऊ जमीन को, उपजाऊ मिट्टी को इकट्ठी कर देती है कौन, नदी। कहाँ, अपने मुहाने पर। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारी गतिविधि नंबर 8 समाप्त हुई और इसी के साथ हिमालय की बेटियां पाठ की जितनी भी गतिविधियां थी वो हमने सारी पूरी की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ का लाभ उठा सकें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किन्हीं और गतिविधियों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।